सोचो, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सरकारी राज चोरी हो गए हैं, देश की सुरक्षा खतरे में है, चुनावों में गड़बड़ी हो रही है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये डार्क वेब की काली दुनिया में होने वाले पॉलिटिकल साइबर अटैक्स की डरावनी सच्चाई है। डिजिटल युग ने हमें एक तरफ तो दुनिया से जोड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें नए नए खतरों से भी रूबरू कराया है। दुनिया भर की सरकारें एक नई तरह की लड़ाई लड़ रही हैं, साइबर वॉर। ये अटैक्स, जो अक्सर डार्क वेब से शुरू होते हैं, देशों के दिल पर वार करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, फूट डालते हैं और दुनिया के अमन चैन को खतरे में डालते हैं। ये वीडियो डार्क वेब की गहरी दुनिया में झांकता है और पॉलिटिकल साइबर अटैक्स में इसके रोल को समझने की कोशिश करता है। हम कुछ बड़े केसेस देखेंगे, इन अटैक्स को समझेंगे और उन मुश्किलों पर बात करेंगे जिनका सामना सरकारें इस बढ़ते खतरे से निपटने में कर रही हैं। ये एक चेतावनी है। इस दौर में सतर्क रहने की जरूरत है, जहां जंग साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। डार्क वेब गैरकानूनी कामों का अड्डा बन गया है, अपराधियों के लिए एक ऐसी जगह जहां कानून का कोई डर नहीं, लेकिन इसका असर ड्रग्स और पैसों की हेराफेरी से कहीं आगे तक जाता है। डार्क वेब पॉलिटिकल जंग का एक खतरनाक हथियार बन गया है, जो सरकारों पर हमला करने के लिए दुश्मन देशों और गुप्त ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म देता है। डार्क वेब पर मिलने वाली गुमनामी इसे साइबर क्रिमिनल्स के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है। हैकर्स बिना पकड़े जाने के डर के मालवेयर खरीद और बेच सकते हैं, चोरी की जानकारी शेयर कर सकते हैं और हमलों की योजना बना सकते हैं। यही वजह है कि डार्क वेब उन लोगों के लिए एक खतरनाक टूल है जो राजनीति में गड़बड़ी करना चाहते हैं, लोगों की राय बदलना चाहते हैं या देश की सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं। इसके नतीजे बहुत दूर तक जाते हैं। लोगों का भरोसा संस्थाओं से उठ जाता है, अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो जाती हैं और असली दुनिया में भी लड़ाई शुरू हो सकती है। डार्क वेब को अक्सर लोग ठीक से नहीं समझते। ये रहस्य और गलत फहमियों से घिरा हुआ है। ये सिर्फ बुराई का अड्डा नहीं है, बल्कि एक जटिल और बदलती हुई दुनिया है, जिसके अपने नियम, अपने सरदार और अपने मकसद हैं। पॉलिटिकल साइबर अटैक्स में इसके रोल को समझने के लिए हमें पहले इसकी असलियत को समझना होगा। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, इंटरनेट का वो बड़ा भाग जो आम सर्च इंजन से नहीं दिखता। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए खास सॉफ्टवेयर और जानकारी चाहिए, जिससे इस पर नजर रखना और पुलिस का काम करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की गुमनामी कई तरह के लोगों को आकर्षित करती है, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं से लेकर जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, अपराधियों तक जो गैर कानूनी कामों में लगे हुए हैं। इसी अंधेरी दुनिया में पॉलिटिकल साइबर अटैक्स की योजना बनाई जाती है और उन्हें अंजाम दिया जाता है। डार्क वेब की गुमनामी का फायदा उठाकर अपनी पहचान छुपाई जाती है और पकड़े जाने से बचा जाता है। 2014 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था, न सिर्फ अपने अनपेक्षित नतीजों के लिए, बल्कि विदेशी दखलंदाजी के लिए भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि रूस ने चुनाव में दखल दिया था, कई तरीकों का इस्तेमाल करके, जिसमें राजनीतिक संगठनों को हैक करना और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना शामिल था। रूस सरकार का कथित लक्ष्य अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कम करना और अमेरिकी लोगों में फूट डालना था। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिकारियों के ईमेल अकाउंट हैक करके और विकीलीक्स, एक ऐसी वेबसाइट जो लीक हुए दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए जानी जाती है, के जरिए चोरी की जानकारी जारी करके ऐसा किया। इन जानकारियों को जारी करने का समय अक्सर चुनाव के महत्वपूर्ण क्षणों के साथ मेल खाने के लिए रणनीतिक रूप से चुना जाता था, जिसका मीडिया की कहानी और उम्मीदवारों के बारे में लोगों की धारणा पर काफी असर पड़ा। 2016 के अमेरिकी चुनाव साइबर हमलों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की ताकत का एक कड़वा उदाहरण है। इसने डिजिटल युग में विदेशी हस्तक्षेप के प्रति, लोकतांत्रिक समाजों की कमजोरी और चुनावों की निष्ठा की रक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 5, एस्टोनिया पर हमला, एक देश का डिजिटल दुःस्वप्न। 2007 में छोटा सा बाल्टिक देश एस्टोनिया एक बड़े साइबर हमले का निशाना बना, जिसने इसकी सरकार और वित्तीय संस्थानों को पंगु बना दिया। माना जाता है कि ये हमले रूस की तरफ से किए गए थे, एस्टोनिया द्वारा सोवियत युग के युद्ध स्मारक को स्थानांतरित करने के फैसले के जवाब में। 3 हफ्तों तक एस्टोनिया का डिजिटल ढांचा लगातार हमले झेलता रहा। सरकारी एजेंसियों, बैंकों और मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइट्स पर ट्रैफिक की बमबारी की गई, जिससे वे काम करना बंद कर दी।
हमलों ने लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बाधित कर दिया। नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने, वित्तीय लेन देन करने और जानकारी प्राप्त करने से रोक दिया। एस्टोनियाई साइबर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक चेतावनी थी, जिसमें दिखाया गया कि छोटे देश भी विनाशकारी साइबर हमलों के प्रति कितने कमजोर हैं। इसने ऐसे हमलों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत डिजिटल ढांचा बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। भाग 6, एक साइबर हमले की संरचना, 3 आयामी हमला। राजनीतिक साइबर हमले शायद ही कभी अलग थलग घटनाएं होते हैं, बल्कि विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई और निष्पादित की गई कार्रवाइयां होती हैं। हालांकि विशिष्ट रणनीति अलग अलग हो सकती है, सरकारी साइबर हमले की संरचना अक्सर 3 आयामी दृष्टिकोण का पालन करती है: टोह, हथियारीकरण और निष्पादन। पहला चरण, टोह, में लक्ष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शामिल है। इसमें उनके सिस्टम में संभावित कमजोरियों की पहचान करना, उनके नेटवर्क की मैपिंग करना और उनके कर्मियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शामिल हो सकता है। दूसरे चरण, हथियारीकरण, में पहचानी गई कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए आवश्यक उपकरण विकसित करना या प्राप्त करना शामिल है। इसमें कस्टम मालवेयर बनाना, डार्क वेब पर एक्सप्लॉइट किट खरीदना या नए लक्ष्यों के लिए मौजूदा टूल का पूर्ण उपयोग करना शामिल हो सकता है। अंतिम चरण, निष्पादन, में लक्ष्य के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने, डेटा चोरी करने, सेवाओं को बाधित करने या अन्य प्रकार के नुकसान पहुंचाने के लिए चुने हुए उपकरणों का उपयोग करके हमले को शुरू करना शामिल है। भाग 7, साइबर संघर्ष की दुनिया, यूक्रेन से ईरान, चीन और आगे तक। राजनीतिक साइबर हमले एक वैश्विक घटना है, जिसमें सरकारें और गैर राज्य अभिनेता समान रूप से युद्ध के इस नए रूप में शामिल हैं। यूक्रेन के युद्ध के मैदानों से लेकर ईरान के वित्तीय संस्थानों तक और चीन द्वारा लक्षित पश्चिमी निगमों की बौद्धिक संपदा तक, डिजिटल परिदृश्य एक युद्ध का मैदान बन गया है जहां राष्ट्रीय हितों का मुकाबला होता है। यूक्रेन में रूस ने अपनी हाइब्रिड युद्ध रणनीति के हिस्से के रूप में साइबर हमलों का इस्तेमाल किया है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, दुष्प्रचार फैलाया है और चुनावों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में वित्तीय संस्थानों के खिलाफ साइबर हमलों से जोड़ा गया है, कथित तौर पर आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में। चीन पर व्यापक साइबर जासूसी का आरोप लगाया गया है, जिसमें संवेदनशील डेटा और बौद्धिक संपदा चुराने के लिए सरकारों, निगमों और अनुसंधान संस्थानों को निशाना बनाया गया है। ये उदाहरण राजनीतिक साइबर हमलों में शामिल विभिन्न प्रकार के अभिनेताओं, नियोजित लक्ष्यों और रणनीति की विस्तृत श्रृंखला और इस खतरे की वैश्विक प्रकृति को दर्शाते हैं। साइबर युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अभिन्न अंग बन गया है, शांति और संघर्ष के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है और कूटनीति और निवारण के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहा है। भाग 8, साइबर सुरक्षा, अनिवार्यता, रक्षात्मक सरकारें। राजनीतिक साइबर हमलों के उदय ने सरकारों को पहले जैसी साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए खतरे को पहचानते हुए सरकारें रक्षात्मक और आक्रामक साइबर क्षमताओं में भारी निवेश कर रही हैं। सरकारें अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही हैं, कमजोरियों को दूर कर रही हैं और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर रही हैं। वे साइबर हमलों का पता लगाने, उनका श्रेय देने और उन्हें रोकने के लिए साइबर इंटेलिजेंस क्षमताओं में भी निवेश कर रही हैं। इस वैश्विक खतरे का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें देश जानकारी साझा करते हैं, प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते हैं और साइबर स्पेस में व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड विकसित करते हैं। हालांकि साइबर खतरों का जवाब देने में सरकारों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साइबर हमलों का श्रेय देना मुश्किल हो सकता है और जासूसी और हमले के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। साइबर हमलों का जवाब देने से जटिल कानूनी और राजनयिक मुद्दे उठते हैं, साथ ही बढ़ने का जोखिम भी होता है। भाग 9, साइबर युद्ध का भविष्य, कार्रवाई के लिए आह्वान। डिजिटल युग ने अभूतपूर्व कनेक्टिविटी का युग शुरू किया है, लेकिन इसने हमें अभूतपूर्व खतरों से भी अवगत कराया है। राजनीतिक साइबर हमले, जो अक्सर डार्क वेब की अंधेरी गहराई से उत्पन्न होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा,
आर्थिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। जैसे जैसे तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर खतरों का परिष्कार और पैमाना भी बढ़ता जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सुरक्षा के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पेश करते हैं। सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को इस विकसित हो रहे खतरे के परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। साइबर युद्ध का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी। हमें सतर्क रहना चाहिए, नवाचार में निवेश करना चाहिए और एक अधिक सुरक्षित और लचीला डिजिटल दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस कॉल टू एक्शन को नजरअंदाज करने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। आपको क्या लगता है कि आज सरकारों के लिए सबसे जरूरी साइबर सुरक्षा मुद्दा क्या है? अपने विचार साझा करें और बातचीत में शामिल हों। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।